बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस वाइट 15A5 चैप्टर 15 को हम डिस्कस कर रहे हैं। शोन बिलो इज़ द समरी ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग द स्टॉक होल्डर इक्विटी ऑफ ग्रेनाइट हिल कॉरपोरेशन ड्यूरिंग द करंट ईयर। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट नेट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट लेस होगा। इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक 10,000 शेयर्स ऑफ 10 par वैल्यू। कैपिटल स्टॉक एट 62 per share. Declaration and distribution of 5% stock dividend, 6,000 shares, market 60 per share. Purchase of 1,000 shares of treasury stock, reissue 500 shares of treasury stock at a price of 64 per share. Net income, cash dividend declare. Prepare a statement of stockholder equity for the year. Use the column heading and beginning balance shown below. ये कॉलम आपने यूज़ करने हैं। इन सारे कॉलम के जो है वो आपको वैल्यूज़ गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल स्टॉक, यहाँ पे आप डिटेल्स या पर्टिकुलर लिख सकते हैं। कैपिटल स्टॉक ओपनिंग बैलेंस 1100,000 गिवन है। एडिशनल पेड इन कैपिटल 1800,000 गिवन है। रिटेन अर्निंग 90,000 गिवन है। ट्रेजरी स्टॉक का नहीं है और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी 3800,000 आपको गिवन है। अब इसमें फर्स्ट है जी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है। ये 50,000 की लेस होनी है और आपको पता है कि प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट जो है वो रिटेन अर्निंग से माइनस होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट नेट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट रिटेन अर्निंग में से 50,000 माइनस कर देंगे और वही जाके टोटल आपका स्टॉक होल्डर इक्विटी में से माइनस हो जाएगा। तो नेट बैलेंस आपके पास आएगा। इसमें कुछ चेंज नहीं आया, ये एज इट इज़। इसमें कुछ चेंज आपका जो है वो 50,000 और ये 150,000। उसके बाद जी इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक 10,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं और एक शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपीज़। तो 10,000 शेयर्स आपने जब इशू किए तो उनकी पार वैल्यू है 10 रुपीज़। तो आप लिखेंगे 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो जो उसकी पार वैल्यू है वो कैपिटल स्टॉक में आ जाएगी और आपने इशू किए हैं 620,000 के। तो जितना आपने पार वैल्यू से जितने ज़्यादा पैसे रिसीव किए हैं वो आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा। तो 620,000 में से पार वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल आपके पास आ जाएगा। देन है जी डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5% स्टॉक डिविडेंड। 6,000 शेयर के ऊपर आपने 5% जो है वो स्टॉक डिविडेंड दिया है। तो 6,000 शेयर हैं और एक शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपये। तो ये 60,000 अमाउंट बन जाएगी आपके पास और आपने ये दिया है 3,60,000 का। तो डिविडेंड जितना होता है वो रिटेन्ड अर्निंग से माइनस होता है। तो 3,60,000 और आपने 60,000 पार वैल्यू के शेयर इशू किए हैं वो कैपिटल स्टॉक में आ जाएगा और जितने ज़्यादा पैसे ऊपर आपने लिए हैं वो आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल में आ जाएगा। 6,000 शेयर थे और एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपीज़ थी तो ये 60,000 आ गया। देन है जी परचेज ऑफ 10,000 ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। 58,000 के आपने ट्रेजरी स्टॉक परचेज किए जी। तो ट्रेजरी स्टॉक आपने 58,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये नेट इफेक्ट भी यहाँ पे जाके टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में से माइनस होगा। आपका जो डिविडेंड था वो रिटेन्ड अर्निंग से माइनस होगा, इसलिए जाके टोटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देन है जी आपने वही री इशू ऑफ 500 शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट 64। जो ट्रेजरी स्टॉक आपने परचेज़ किए थे वो दोबारा आपने इशू कर दिए 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स आपने इशू किए हैं और एक शेयर जो है वो आपके पास जो था वो ₹6 का था। यानी एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या आया आपके पास, आपने 64 का सेल किया है और 58 का परचेज़ किया था। तो जो डिफरेंस आया वो ₹6 आया। तो आपके पास 500 शेयर थे, एक शेयर पे एडिशनल पेड इन कैपिटल आपने लिया 6 रुपीज़। तो आपके पास एडिशनल पेड इन कैपिटल आ गया 3,000 और बाकी जितनी अमाउंट है वो आपकी सारी की सारी ट्रेजरी स्टॉक में आ जाएगी। तो ट्रेजरी स्टॉक आपने जो है वो 500 शेयर्स इशू किए हैं और वो आपके 64 से आपने इशू किए हैं।
तो वो बना 32,000। उस 32,000 में से 3,000 आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल में आ गया और बाकी ट्रेजरी स्टॉक जो है वो 29,000 से आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। देन आपके पास नेट इनकम सारी की सारी जो है वो आपकी रिटेन अर्निंग के अंदर आ जाएगी। तो रिटेन अर्निंग में आप जाके लिखेंगे और नेट इनकम आपकी टोटल के कॉलम में भी आएगी। इसी तरह से जो ट्रेजरी स्टॉक है आपका 3,000 एडिशनल पेड इन कैपिटल भी यहाँ पे आएगा। 29,000 जो आपका ट्रेजरी स्टॉक का था वो भी टोटल मिला के 32,000 आपका टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में आएगा और नेट इनकम भी आपकी टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में आएगी। देन लास्ट पे आपने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कैश डिविडेंड आपका माइनस होगा रिटेन अर्निंग में से भी और रिटेन अर्निंग में से भी माइनस होगा, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में से भी आप उसको माइनस करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इस सब का कॉलम किया आपने 1100,000 प्लस 100,000 प्लस 60,000 12,60,000 ओपनिंग बैलेंस प्लस ये प्लस ये प्लस ये आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस माइनस माइनस प्लस माइनस आपके पास ये आंसर आ गया। 58,000 का माइनस में था, 29,000 का प्लस में था। रिटेन आपके पास जो है 29,000 माइनस में आ गया और इसी तरह से इस सारे कॉलम का भी आप सम करेंगे तो आपके पास जो नेट अमाउंट है वो 4,728,500 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में जो आप मेनली गलती करेंगे वो ये गलती करेंगे कि एक तो आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए किस कैलकुलेशन के साथ माइनस आना है, किसके साथ प्लस आना है, किसने जाके टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में लिखा जाना है और किसने नहीं लिखा जाना। तो अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू जो कि रिटेन अर्निंग में आनी थी और कैपिटल स्टॉक में आनी थी आपने वहाँ पे नहीं लिखी बल्कि आपने टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में जाके लिख दी, या जो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में नहीं आनी थी वहाँ पे जाके प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, तो उसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो आपने बड़ा केयरफुली सबसे पहले देखना है कि किसका कहाँ पे इफेक्ट आता है। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपको पता है कि हमेशा रिटेन अर्निंग पे आता है, वो रिटेन अर्निंग में आएगा। जिसका इफेक्ट रिटेन अर्निंग में भी आएगा तो रिटेन अर्निंग में आपने क्या करना है, उसको जाके आपने टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी से भी माइनस करना है। तो ये सारी चीज़ों को ज़रा आप साथ साथ देख लीजिएगा और प्लस माइनस का इफ़ेक्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और ये कॉलम सम टाइम इस तरह के बना के दिए भी जा सकते हैं और आपसे इफ़ेक्ट करवाए भी जा सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जिस तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन भी एक बार रीसीट के पेपर में आया हुआ है, उसमें कॉलम बने हुए थे, कुछ इफ़ेक्ट ट्रांजैक्शन के थे, वो आपसे करवाए थे हमने और उसके बाद उस क्वेश्चन को जो है वो हमने सॉल्व करवाया था। 15B जो आपका है B5 है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके अंदर जो है वो अमाउंट चेंज होंगी, अमाउंट डिफरेंट होंगी, थोड़े सी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन नॉर्मली प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट ही होगी। फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड भी होगा, फिर इश्यूएंस ऑफ शेयर भी होगा, परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक भी होगा और रीइशू भी होगा। यानी इसमें 6 ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। नंबर 1 आपकी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, नंबर 2 डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड, नंबर 3 इश्यूएंस ऑफ आपके जो हैं वो शेयर्स हैं, फिर उसके बाद परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक है, फिर ट्रेजरी स्टॉक को रीइशू करना है और नेट इनकम है और कैश डिविडेंड है। इन सारी चीज़ों को आपने करके और उसके बाद उस एट द एंड ऑफ दिसंबर या एट द एंड ऑफ ईयर आपने उसके क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने हैं। इसमें किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।